गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी फिजियोलॉजी फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है पादप जल संबंध, जिसका पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था डिफ्यूजन। काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज अपन बात करेंगे इसी पार्ट का दूसरा चैप्टर, दूसरा जो टॉपिक है ऑस्मोसिस, परासरण। तो परासरण जब पढ़ेंगे उससे पहले अपन इसमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे विलियन। क्या पढ़ेंगे? एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे विलियन। तो विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, जब किसी विलायक में विलेय के अणुओं को घोला जाता है, जब किसी विलायक में विलेय के अणुओं को घोला जाता है तो इस प्रकार निर्मित समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। विलियन किसे कहते हैं? जब किसी विलायक में विलेय के अणुओं को घोला जाता है तो इस प्रकार निर्मित समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। अब अलग अलग सांद्रताओं के आधार पर तुलनात्मक रूप से विलियन तीन प्रकार के होते हैं। अलग अलग सांद्रताओं के आधार पर तुलनात्मक रूप से विलियन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विलियन है समपराश्रयी विलियन। इंग्लिश में बोले तो इसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक किसे कहते हैं? दिए गए दो विलियनों की सांद्रता समान हो तो उसे क्या कहते हैं अपने? समपराश्रयी विलियन। दिए गए दो विलियनों की सांद्रता समान हो तो उसे कहते हैं समपराश्रयी विलियन। जैसे अपन बात करते हैं, ये बीकर लिया, इस बीकर में इतना अपन जल ले लेते हैं यहाँ तक, और इसमें 50 ग्राम शुगर घोल देते हैं। इस बीकर में 50 ग्राम भी शुगर घोल देते हैं और दूसरा बीकर लेते हैं और इसमें भी क्या करते हैं अपन? 50 ग्राम शुगर, इसमें भी क्या करते हैं? 50 ग्राम शुगर घोल देते हैं। तो ये दो विलियन है, विलियन ए ये है और विलियन बी ये है, लेकिन इन दोनों में की सांद्रता क्या है? समान है। तो ये दोनों विलियन क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिक समपराश्रयी विलियन। क्या कहलाएंगे? समपराश्रयी विलियन। किसे कहते हैं? दिए गए दो विलियनों की सांद्रता समान हो तो दोनों विलियन आपस में समपराश्रयी विलियन कहलाते हैं। दूसरा अतिपराश्रयी हाइपरटोनिक अतिपराश्रयी किसे कहते हैं? दिए गए दो विलियनों में अधिक सांद्रता वाला विलियन, दिए गए दो विलियनों में अधिक सांद्रता वाला विलियन अतिपराश्रयी विलियन कहलाता है। जैसे एक तो ये विलियन बी लेते हैं और एक विलियन ले लेते हैं सी। तीसरा बीकर अपन ये ले लिया, इसमें ये पानी डाल देते हैं और इसमें 100 ग्राम शुगर क्या करते हैं? इसमें 100 ग्राम शुगर घोलते हैं। तो दो विलियन ये है, तो इन दो विलियनों में इसकी सांद्रता में इसमें 50 ग्राम शुगर घोली हुई है, इसमें 100 ग्राम शुगर घोली हुई है। तो ये जो विलियन है 100 ग्राम वाला, ये क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक। क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक विलियन। कि दिए गए दो विलियनों में अधिक सांद्रता वाला विलियन
अतिप्रासरी विलयन और दिए गए दो विलयनों की सांद्रता यदि समान हो तो उसे समप्रासरी विलयन कहते हैं। और तीसरा होता है अल्पप्रासरी विलयन। तीसरा क्या होता है? अल्पप्रासरी विलयन, इंग्लिश में कहते हैं तो हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक किसे कहते हैं? दिए गए दो विलयनों में कम सांद्रता वाला विलयन, दिए गए दो विलयनों में कम सांद्रता वाला विलयन अल्पप्रासरी विलयन कहलाता है। जैसे अपन बात करते हैं, ये एक बीकर ले लेते हैं अपन, इसका नाम डी ले लेते हैं और इसमें क्या करते हैं अपन 25 ग्राम शुगर। तो दो विलयन ये है, एक में 25 ग्राम और एक में 50 ग्राम शुगर बोली हुई है। तो ये 25 ग्राम वाला जो विलयन है ये क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक अल्पप्रासरी। तो विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, या जब किसी विलायक में विलय के अणुओं को घोला जाता है तो इस प्रकार निर्मित विलयन क्या कहलाता है? इस प्रकार निर्मित जो समांगी मिश्रण है वह विलयन कहलाता है। अलग अलग सांद्रताओं के आधार पर विलयन तुलनात्मक रूप से तीन प्रकार का होता है। समप्रासरी, दिए गए दो विलयन है, दोनों की सांद्रता यदि समान है तो वह विलयन क्या कहलाएगा? समप्रासरी। क्या कहलाएगा? समप्रासरी। ये जो विलयन है इसको कहते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक। दूसरा है अतिप्रासरी, दिए गए दो विलयनों में अधिक सांद्रता वाला विलयन। दो विलयन ये है, इसमें 50 ग्राम शुगर है, इसमें 100 ग्राम शुगर है, तो इसमें सांद्रता ज्यादा है, तो ये जो विलयन है ये अतिप्रासरी विलयन कहलाएगा। और तीसरा अल्पप्रासरी, दिए गए दो विलयनों में कम सांद्रता वाला विलयन, यहाँ 25 ग्राम यहाँ 50 ग्राम, तो इन दोनों में ये जो विलयन है ये क्या कहलाएगा? अल्पप्रासरी विलयन कहलाएगा। अब अपन बात करते हैं इस पार्ट का अगला टॉपिक है प्रासरण। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल जो एग्जाम है, बोर्ड की जो प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन होती है उस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत भी प्रासरण का प्रैक्टिकल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। पहला ही जो क्वेश्चन होता है वो प्रासरण से संबंधित होता है। तो अगला टॉपिक अपन बात करते हैं प्रासरण। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रासरण किसे कहते हैं? ऐसी जैविक प्रक्रिया, ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु, ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं या गति करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रासरण। प्रासरण किसे कहते हैं? यह ऐसी जैविक प्रक्रिया, जैविक जो प्रासरण जो प्रक्रिया वो सजीवों के अंदर संपन्न होती है। तो ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रासरण कहलाती है। इसको प्रयोग के द्वारा अपन समझते हैं। प्रयोग के द्वारा अपन दूसरे शब्दों में एक परिभाषा और बात करें तो वह जैविक प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता वाले विलयन से, वहां क्या लिखा था मैंने? विलायक अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। यहाँ क्या लिखा है? विलायक के अणु निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं। वही है कि ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु निम्न सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। तो निम्न सांद्रता का मतलब है इसमें है उसमें विलय की मात्रा कम है और उच्च सांद्रता है उसमें विलय की मात्रा ज्यादा है। तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर
गमन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन? परासरण कहते हैं। इसको प्रयोग के द्वारा समझते हैं। परासरण को प्रयोग के द्वारा अपन समझते हैं। तो एक स्टैंड लेते हैं सबसे पहले। ये स्टैंड है। इस स्टैंड के ऊपर क्या करते हैं? एक थिसेल कीप को उल्टा रखते हैं। एक थिसेल कीप को उल्टा। ये थिसेल कीप है। इसका जो चौड़ा जो मुंह है, ये इसका चौड़ा मुंह है। और इस चौड़े मुंह को क्या करते हैं अपन? यहाँ इस थिसेल कीप को यहाँ पर लटका देते हैं। चित्र के अनुसार इसको, इसका ये जो चौड़ा मुंह है खुला है ऊपर से, तो इसको पार्चमेंट पेपर, और पार्चमेंट जो पेपर होता है वह अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करता है। तो पार्चमेंट पेपर इसके चौड़े मुंह के ऊपर बांध देते हैं और इसके अंदर यहाँ तक, इसमें यहाँ तक क्या करते हैं? शर्करा का गाढ़ा घोल भर देते हैं। शर्करा का गाढ़ा घोल, इसको लिखते हैं अपन लेवल ए तक। यहाँ पर क्या करते हैं? शर्करा का गाढ़ा घोल, शर्करा का गाढ़ा विलयन इसमें अपन क्या करते हैं? भर देते हैं। अब इसको क्या करते हैं? एक पानी से भरे हुए बीकर में रख देते हैं। क्या करते हैं? इसको पानी से भरे हुए बीकर में अपन इसको रख देते हैं और उपकरण को इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं। ये जो नली है इसका नाम है थिसिल कीप। इसका नाम है थिसिल कीप। ये स्टैंड है, ये बीकर, और बीकर में ये जल। ठीक है। अब क्या करते हैं? चित्र के अनुसार उपकरण को व्यवस्थित करते हैं कि एक थिसिल कीप को उल्टा करके पार्चमेंट पेपर चित्र के अनुसार उसके मुंह पर बांध देते हैं तथा इसमें शर्करा का गाढ़ा घोल लेवल ए तक, शर्करा का गाढ़ा घोल लेवल ए तक भर देते हैं तथा अब इस थिसेल कीप को पानी से भरे हुए बीकर में रख दिया जाता है। चित्र के अनुसार पानी से भरे हुए बीकर में इसको रख देते हैं। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि थिसिल कीप का जो विलयन ए का जो स्तर है, यह क्या हो जाता है? स्तर ए स्तर बी तक पहुंच जाता है कि स्तर ए से बढ़कर स्तर बी हो जाता है। थिसिल कीप में जो शर्करा का जो विलयन का जो स्तर ए था, ये बढ़कर कहाँ हो गया? बी हो गया। और ये जो किसको दर्शाता है? परासरण को दर्शाता है। कैसे? थिसिल कीप लिया, थिसिल कीप को उल्टा करके स्टैंड के ऊपर लगा देते हैं और इसका जो खुला मुंह है इसके ऊपर पार्चमेंट पेपर, ये जो मैंने ऐसा लगाया है ये है पार्चमेंट पेपर। और पार्चमेंट पेपर किसका कार्य करती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली का कार्य करती है कि इस झिल्ली से होकर विलायक के अणु इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, विलय के अणु नहीं जाएंगे। तो इस बीकर में क्या करते हैं? इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। थिसिल कीप में लेवल ए तक शर्करा गाढ़ा घोल भर देते हैं। उसके बाद में थिसिल कीप को पानी से भरे बीकर में रखते हैं। कुछ समय पश्चात हम पाते हैं कि थिसिल कीप का जो लेवल ए से बढ़कर लेवल बी हो जाता है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह प्रक्रिया किसको दर्शाती है? परासरण को दर्शाती है। तो परासरण किसे कहते हैं? कि ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अब बात करते हैं परासरण के प्रकार। इसकी बात करते हैं परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार। तो परासरण के दौरान जल के अणुओं की गति की दिशा के आधार पर कि जल के अणु जो विलायक है उसके अणु किस दिशा में गति कर रहे हैं,
उसके आधार पर परासरण की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार अपन बात करते हैं, कितने प्रकार होता है परासरण? दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है अंतः परासरण। पहला प्रकार कौन सा होता है? अंतः परासरण। इंग्लिश में कहें तो एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? जब किसी पादप कोशिका या जीव की कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है। जब किसी पादप कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। यह प्रक्रिया अंतः परासरण कहलाती है। किसे कहते हैं? जब किसी पादप कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। यह प्रक्रिया अंतः परासरण कहलाती है। जब किसी पादप कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। इस प्रक्रिया के कारण, अंतः परासरण के कारण कोशिका फूलकर मोटी हो जाती है। कि जब क्या बाहर से जल के अणु कोशिका अंदर प्रवेश करेंगे तो कोशिका फूलकर मोटी हो जाती है। इस अवस्था को कहते हैं अपन स्फीति अवस्था। क्या कहते हैं? स्फीति अवस्था, कोशिका की फूलने की अवस्था। या दूसरा एग्जांपल देखिए, इसकी बात करें तो जब किसी कोशिका को पादप कोशिका या कह सकते हैं किशमिश को पानी में डालने पर वह कुछ समय पश्चात फूलकर मोटी हो जाती है। तो यह प्रक्रिया किसको दर्शाती है? अंतः परासरण को दर्शाती है। किशमिश को पानी में डालने पर कुछ समय पश्चात किशमिश फूलकर मोटी हो जाती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है अंतः परासरण। इसको प्रयोगशाला के अंदर बात करते हैं तो आलू परासरण मापी द्वारा अंतः परासरण का अपन अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं? प्रयोगशाला में आलू परासरण मापी द्वारा परासरण का अध्ययन करते हैं। कैसे करते हैं? एक बड़ी साइज का आलू लेते हैं, उसका ऊपर से छिलका उतार देते हैं। एक बड़ी साइज का आलू लेते हैं, उसका ऊपर से छिलका उतार देते हैं। फिर आलू जो है, ये आलू है बड़ी साइज का, ऊपर छिलका उतार दिया और उसके अंदर इस प्रकार की अपन खांच बना देते हैं। उसके अंदर अपन इस प्रकार की खांच बना देते हैं। बड़ी साइज का ये आलू है और इसके अंदर इस तरह क्या बनाते हैं? खांच बना देते हैं। और इस खांच के अंतर्गत यहाँ तक, इस खांच में यहाँ तक शर्करा का गाढ़ा घोल भर देते हैं और यहाँ पे आलपिन लगा देते हैं, आलपिन ए। अब क्या करते हैं? इस आलू को पानी से भरे हुए बीकर में रखते हैं। इस आलू क्या करते हैं? पानी से भरे हुए बीकर में अपन रखते हैं। ये तो आलू है, ये बीकर, ये पानी, ये आलपिन और इसके अंदर क्या है? शर्करा का गाढ़ा घोल, शर्करा का गाढ़ा घोल, गाढ़ा घोल। ठीक है। अब क्या करते हैं? कुछ समय पश्चात अंतः परासरण होगा, इसमें अंतः परासरण होगा और अंतः परासरण से अपन क्या पाएंगे कि जो ये आलू था, इसमें पहला जो लेवल यहाँ तक था, पहला जो लेवल कहाँ तक था? लेवल यहाँ तक था एक। ये लेवल बढ़कर कहाँ हो जाता है? लेवल बी तक हो जाता है। ये बीकर, ये पानी इसमें। ठीक है। ये परासरण को दर्शाता है, अंतः परासरण को। परिभाषा क्या है अंतः परासरण की? जब किसी पादप कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये गाढ़ा विलयन ये है, ये अल्प परासरी विलयन है। तो यहाँ से जो पानी है
वो अर्ध आलू की जो झिल्ली है, ये आलू ये अर्धपार्क में झिल्ली का कार्य करेगा। तो यहाँ से जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण सर्करा का जो स्तर ए है वो ए से बढ़कर क्या हो गया बी। तो यह किसको दर्शाएगा, अंतःप्राशन को दर्शाता है। तो ये प्रयोगशाला में एंड ऑस्मोसिस, ये प्राशन से पूर्व की स्थिति है और ये प्राशन के बाद की स्थिति है। तो अंतःप्राशन की प्रक्रिया हो गई, इसे कहते हैं अंतःप्राशन की प्रक्रिया। प्रयोगशाला में एक बड़ी साइज का आलू लेते हैं, उसे उसके ऊपर से छिलका उतार देते हैं, बीच में एक इस साइज का गर्त या गड्ढा बना देते हैं और उस गड्ढे में यहाँ तक सर्करा गाढ़ा घोल भर देते हैं और वहाँ पर आलपी लगा देते हैं। और पहली आलपी निशान हो गया ए और उसे पानी से भरे हुए बीकर में रख देते हैं। कुछ समय पश्चात हम पाते हैं कि जल के अणु ये कोशिका अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण सर्करा का जो विलयन का जो स्तर ए से बढ़कर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, जो अंतःप्राशन को दर्शाता है। दूसरा प्रकार अपन बात करते हैं बहिःप्राशन। दूसरा प्रकार कौन सा है प्राशन का, बहिःप्रासरण, एक्सोस्मोसिस। बहिःप्रासरण इंग्लिश में एक्सओस्मोसिस। वहां तो क्या किया था अंतःप्राशन में, तो जब किसी पादप कोशिका को अल्पप्रासरी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु कोशिका अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यह प्रक्रिया अंतःप्रासरण, और अंतःप्रासरण के कारण कोशिका क्या हो रही थी, फूल रही थी और कोशिका के फूलने की अवस्था कहते हैं स्फीति अवस्था। यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, जब किसी पादप कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में रखा जाता है, जब किसी पादप कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु कोशिका से बाहर स्थानांतरित होने लगते हैं। जब किसी पादप कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु कोशिका से बाहर की ओर स्थानांतरित होने लगते हैं, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है, पिचक जाती है। इस अवस्था को कोशिका की सलथ अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था, सलथ अवस्था। कोशिका का पिचकना, कोशिका का सिकुड़ना क्या कहलाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहिःप्रासन। किसे कहते हैं, जब किसी पादप कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका से जल के अणु बाहर की ओर स्थानांतरित होने लगते हैं, जिसके कारण कोशिका सिकुड़ जाती है और कोशिका की सिकुड़ी अवस्था को सलथ अवस्था कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहिःप्रासन। जैसे एक पेप्टी डिश लेते हैं, पेप्टी डिश के अंदर क्या करते हैं अपन, सर्करा का गाढ़ा घोल, सर्करा का गाढ़ा घोल ये लेते हैं, इसमें अंगूर रख देते हैं। ये अंगूर है, ये क्या है, अंगूर, ये अंगूर। अब ये इसको रखते, कुछ समय पश्चात रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, बहिःप्रासन। क्या होता है, बहिःप्रासन। अंगूर का जो साइज ये है, तो अंगूर के अंदर जल ज्यादा है, सर्करा जो पेप्टी डिश है इसमें सर्करा का घोल है तो पानी की मात्रा कम है, तो अंगूर का जो साइज था वो अंगूर ऐसे सिकुड़ जाएंगे। अंगूर क्या हो जाएंगे, ऐसे सिकुड़ जाएंगे और ये कंडीशन हो जाएगी। तो अंगूर का सिकुड़ना, अंगूर का पिचकना, ये अवस्था कहते हैं सलथ अवस्था, कि अंगूर के अंदर से जल के जो अणु है वो बीकर या पेप्टी डिश के अंदर आ जाएंगे। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहिःप्रासन। जब किसी पादप कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु कोशिका से बाहर की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण कोशिका पिचकने लगती है या सिकुड़ लगती है। कोशिका की यह अवस्था सलथ अवस्था कहलाती है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहिःप्रासरण कहलाती है। अब अपन बात करते हैं प्रासरण का महत्व। पादपों में प्रासरण का क्या महत्व है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। प्रासरण का महत्व, पहला महत्व की बात करें, पादपों में
मृदा से जल का अवशोषण, पादपों में मृदा से जल का अवशोषण प्राशन क्रिया के द्वारा ही होता है। क्योंकि मिट्टी है तो मिट्टी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, पादप की जो जड़ है, मूल रोम है, वहां पे पानी की मात्रा कम होगी, तो विलायक के अणु पादप की जो कोशिका जो झिल्ली होगी वह अर्धपारगमी झिल्ली का कार्य करेगी। तो मिट्टी से जल का जो अवशोषण है वह प्राशन क्रिया के द्वारा ही होता है। दूसरा, पादपों में विभिन्न कोशिकाओं तक जल का स्थानांतरण, पादपों में विभिन्न कोशिकाओं तक जल का स्थानांतरण या एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जल का स्थानांतरण प्राशन द्वारा ही होता है। पादपों में मिट्टी से जल का अवशोषण प्राशन द्वारा होता है और पादपों में विभिन्न कोशिकाओं तक जल का स्थानांतरण अर्थात एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जल का स्थानांतरण प्राशन द्वारा ही होता है। तीसरा है तरुण कोशिकाओं की वृद्धि। तरुण जो सेल्स होती है मतलब कलिका अवस्था, तरुण कोशिकाओं की वृद्धि यह प्राशन पर ही निर्भर करती है। तरुण कोशिका मतलब जब पौधे को लगाते हैं तो उसमें जो कलिकाएं निकलती है कोमल, तो उनको पानी की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो तरुण कोशिकाओं की जो वृद्धि है वह प्राशन के ऊपर निर्भर करेगी। यदि आवश्यकता से यदि ज्यादा पानी हो गया तो वो गल सकता है, तो आवश्यकता से यदि ज्यादा है तो यह क्या है कि पानी का अवशोषण नहीं करेंगे। तो तरुण कोशिकाओं की जो वृद्धि है वो भी प्राशन, तरुण कोशिकाओं की जो वृद्धि है वो प्राशन पर ही निर्भर करती है। चौथा अपन इंपॉर्टेंट है तो परासरण है, ये पादपों में हिमीकरण, पादपों में हिमीकरण व शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी, शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। मतलब क्या इसका कि पादपों के अंदर बर्फ जम न जाए। सर्दी अत्यधिक ठंड पड़ती है और अत्यधिक ठंड पड़ेगी तो उस कंडीशन में पानी यदि जम गया तो प्लांट नष्ट हो सकता है, या अत्यधिक गर्मी पड़ रही है तो साफ कंप्लीटली पानी यदि वाष्प रूप में बाहर निकल गया तो प्लांट नष्ट हो सकता है। तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लांट की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? परागण क्रिया की होती है। इसके अलावा विभिन्न मरुद्भिद पादप होते हैं जैसे नागफनी, एलोवेरा, गवारपाठा जिसको कहते हैं, गवारपाठा, ये कैसे होते हैं? सकुलेंट होते हैं, गुद्देदार होते हैं। क्या होते हैं? सकुलेंट और गुद्देदार होते हैं। इनमें श्लेष्मीय जो पदार्थ होता है, म्यूकस जिसको कहते हैं, वो अति सांद्र विलयन के रूप में पाया जाता है, मतलब गाढ़ा होता है। म्यूकस का क्या है? इसके अंदर जो श्लेष्मीय पदार्थ है वो काफी गाढ़ा होता है, जिसके कारण इनकी कोशिकाओं से जल का उत्सर्जन आसानी से नहीं हो पाता है, और जल का उत्सर्जन यदि आसानी से नहीं होगा तो उस कंडीशन में जलाभाव की स्थिति में भी पादप को ये जीवित रखने में क्या करता है? उसकी सहायता करता है, या पादप को जलाभाव की स्थिति में भी ये आसानी से उगे रख सकता है। तो ये क्या हो गए इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। 5 हो गए। पादपों में मृदा से जल का अवशोषण प्राशन द्वारा होता है। पादपों में विभिन्न कोशिकाओं तक जल का स्थानांतरण प्राशन द्वारा होता है। तरुण कोशिकाओं की वृद्धि के लिए भी प्राशन सहायक होता है। पादपों में हिमीकरण व शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। और कुछ जीरोफाइटिक प्लांट है, मरुद्भिद पादप है, उनके अंतर्गत जो श्लेष्मीय पदार्थ होते हैं सांद्र विलयन के रूप में पाया जाता है, जो क्या करता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में उसको उगने में क्या करता है? सहायता करता है। धन्यवाद।